नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2012 नवंबर का एसएसटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेना। इस बार का सीटेट स्पेशल 3 की भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में मक्खन के तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वो तारे की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जी, जिनके पास ऊष्मा भी नहीं होते हैं, वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। 32 लेंगे। स्थान, लोक, वस्तु, प्राकृतिक किसी भी जीवों को घेरे रहता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? लड़का लड़की। नोट डाउन करेंगे। किसी प्रतिरूप, रूढ़िबद्ध धारणा है, कोई एक परफेक्ट इमेज उसके ऊपर सेट कर देते हो कि ये यह नहीं कर सकता है, ये इसमें अंदर एबिलिटी नहीं है, इन लोगों का जात ये होता है, फैमिली फीमेल्स ऐसा ही होती है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। नोट डाउन करेंगे। 34 कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। 35 लेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल वास्तुकला का मिश्रण है, तो सबसे पहले भारतीय तो है ही, नोट डाउन करेंगे। मुगल वास्तुकला भारतीय का तो है ही, नोट डाउन करेंगे। जहां भारतीय नहीं है उस ऑप्शन को आप काट दो। ट्रिक के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इंटरनल मेमोरी में सेट हो और आप इस बार सीटेट को क्रैक करो। एसएसटी पेपर सेकंड को भी आप चुटकी में क्रैक करो। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपका एनबीएस, केबीएस, एसएससी, क्योंकि एनसीईआरटी हर जगह सेम है। नोट डाउन करेंगे। तो मुगल का वास्तुकला फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। नोट डाउन करेंगे। फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। 36 लेंगे। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका उपयोग नहीं किया गया, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें यह कहेंगे संभावित संसाधन है, फ्यूचर में हम उसे यूज करेंगे। मूल्यवान तो हम कह नहीं सकते, बेकार नहीं कह सकते, वास्तविक भी नहीं कह सकते। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफी नोट डाउन करेंगे। भारत का मानक देशांतर क्या है? भारत का मानक देशांतर 82.5 पूर्व देशांतर है और ग्रीनविच रेखा से हम 5.5 घंटा आगे हैं। नोट डाउन करेंगे, 5.5 घंटा आगे हैं। चिंता ना करो, एसएसटी भी इस प्लेन के साथ मिलेगा। जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? एक तो दाब के कारण, उसके बाद कठोरता के कारण, इसे हम क्या कह सकते हैं? अग्नय सेल, कायंत्रित सेल, अपसादी सेल या प्रारंभिक सेल? इसे हम अपसादी सेल कहते हैं। परतदार सेल को हम अपसादी सेल के नाम से भी जानते हैं। नोट डाउन करेंगे। 39 जब राज धार्मिक क्रियाओं को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, उसे क्या कहेंगे? अब जब धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा उसे हम धर्मनिरपेक्षता ही कहेंगे, कि भारत एक धर्मनिरपेक्षता राज्य भी है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को लेंगे। शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शास्त्रीय नृत्य चेक करेंगे। ऑप्शन 1 यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप होते हैं। कितने होते हैं? शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप होते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 41 लेंगे। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना और जाके एग्जाम देके आना, सारा क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी से कितना क्वेश्चंस बनाएंगे? कितना बन सकता है? सिंपल सा। भारत के संविधान से कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं? अरे सीटेड वाले कहाँ से आए? दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है। सिंपल सा चीज सोचो, प्रीवियस ईयर को करो और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी भी प्रैक्टिस सेट को देख लेना, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये कोई भी बंदा कंटेंट बना रहा कहाँ से लिया क्वेश्चंस? सीबीएसई से जो पूछा हुआ गया क्वेश्चंस है वहीं से क्वेश्चंस को लेके उसे प्रैक्टिस सेट बना दिया जाता है। नोट डाउन करेंगे। 41 लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दांडी यात्रा, एक तो ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सबसे पहला क्वेश्चन, किसने शुरुआत किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा, एक तो ये गुजरात के साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हुआ था। दांडी यात्रा नमक के लिए था ये चीज, महात्मा गांधी ने इसे शुरू किया था। तो ये किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। नोट डाउन करेंगे। चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और उन लोगों को करना जो कि पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं। वीडियो में कमेंट और लाइक करना
वरना आगे से वीडियो मैं शायद मोटिवेटेड होके अच्छा से अच्छा कर पाऊँ। लाइक और कमेंट जरूर करना। नोट डाउन करेंगे। 42 निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल का रूप है? अपर्दन स्थल इन द सेंस, अपर्दन इन द सेंस जहाँ पे मिट्टी की कटाई होती है, लोएस एक अपर्दन का क्षेत्र है। नोट डाउन करेंगे, लोएस एक अपर्दन स्थल है। निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा, ट्रेडिशनल ऊर्जा की बात हो रही है तो सौर ऊर्जा परंपरागत है। नोट डाउन करेंगे, सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के श्रेणी में आता है। नोट डाउन करेंगे। वीडियो में लाइक और कमेंट नहीं होगा दोस्तों, आगे का वीडियो में मजा नहीं आएगा। आगे का वीडियो में आप मजा चाहते हो, काफी ज्यादा जोश चाहते हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करना और शेयर करना ना भूलना। 44 लेंगे, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जी, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नोट डाउन करेंगे। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब एक सवाल आपसे पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से 3-4 चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व की शांति अकबर ने आगे बढ़ाया। नोट डाउन करेंगे, विश्व की शांति अकबर ने किया था। अकबर एक मुगल शासक थे। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 46 को लेंगे। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत पे वायुयान के लिए आदर्श है? प्लेन इन द सेंस प्लेन की बात हो रही तो समताप मंडल। नोट डाउन करेंगे, समताप मंडल में आप क्या करते हो? वायुयान को आप, क्योंकि वहां पे जो है इन द सेंस बात समताप मंडल में हम इसलिए करते हैं कि इसके नीचे हमें बादल, जलवायु परिवर्तन मिलता है, ये पूरा ब्लैंक होता है, इसलिए यहाँ पे प्लेन चलती है। नोट डाउन करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लेन चलती है। और इसके ऊपर उल्का पिंड आने से जल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सैटेलाइट, इसी परत पे उल्का पिंड आने से जल जाते हैं, इसलिए एक गैप रहता है। और इसके ऊपर के परत में हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट सारे सैटेलाइट उसी क्षेत्रों में होता है। अब देखेंगे, भारत के संविधान 21 का संबंध किससे है? संविधान 21 ने छुआछूत, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे था। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है। 49 लेंगे। भारत का सर्वोच्च कानून का निर्माण संस्था कौन है? भारत की, इन द सेंस बात हो रही है कि कानून कैसे बनाया जाता है। तो आप एक जरा सोचो, ये 370 हटाया गया, नया कानून लाया गया पार्लियामेंट से, तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया डिसीजन है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। निम्न में से कौन सा वनों की पत्तियों को गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वो अनावृत नहीं दिखते हैं? इन द सेंस वो शीतोष्ण सदाबहार वन की बात, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन की बात हो रही है। ये हमेशा हरा भरा रहता है। नोट डाउन करेंगे, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन। 51 लेंगे। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग किया जाता है, उत्पादक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये क्या कहलाती है? अब सिंपल सा, व्यापक स्तर पे आधुनिक आगतों का उपयोग किया जाता है, इसे हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं। रेशम का खेती भी वाणिज्यिक खेती कहलाती है। रेशम का खेती भी वाणिज्यिक खेती भी कहलाती है। 52 लेंगे। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थिति में होता है, माने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है और अपनी नजदीकी क्षेत्रों का लाभ भी उठाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये उद्योग तंत्र कहलाएगा, सॉरी उद्योग क्षेत्र कहलाएगा। उद्योग क्षेत्र कहलाएगा इन द सेंस, मैं एग्जांपल दूं, एक दूध की फैक्ट्री है और एक पनीर बनाने वाली फैक्ट्री है। दूध की फैक्ट्री से पनीर वाले को सपोर्ट मिलेगा, ये औद्योगिक उनका क्षेत्र कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। 53 एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। सिविक्स का कोई क्वेश्चन है, मैंने सभी इनका एक क्षेत्र होता है कि इनके बाहर इनका इलाका है, इनके बाहर इनका इलाका है। इलाका सिर्फ कुत्तों का नहीं, नेता का भी होता है। नोट डाउन करेंगे, इलाका सिर्फ कुत्तों का नहीं, नेताओं का भी होता है, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। 44 लेंगे। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट
और जापान के आसपास समुद्र में मत्स्य इन द सेंस मछली, फिश की बात हो रही है। फिश काफ़ी है, इसका मतलब क्यों है? तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, बिल्कुल गलत। द्वितंतीय तटीय क्षेत्र है, बिल्कुल गलत। तट के साथ गर्म धारा बहती है, ये भी नहीं, दोनों बहती है एक साथ, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। गर्म और ठंडी धारा का मिलान है। यहाँ पे होता क्या, उत्तरी अमेरिका और जापान के आसपास के क्षेत्रों में गर्म धारा आती है और ठंडा धारा आके वहाँ पे मिलती है, जिसके वजह से काफ़ी मछलियाँ यहाँ पे पाया जाता है, मत्स्य उत्पादन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, आसान भाषाओं में कम समय में। दोस्तों वीडियो जरूर मिलेगा आपको, एक लाइक एक कमेंट जरूर करना और शेयर करना ना भूलना। चेक करते हैं, विश्व की 80% अधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या कहाँ पे है? विश्व की 80% जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे पहले एशिया में तो बिल्कुल है, नोट डाउन करेंगे। एशिया में तो है, नोट डाउन करेंगे। एशिया में है, नोट डाउन करेंगे। एशिया, अच्छा इसीलिए एशिया सब जगह मिला, इसमें तो हम नेगेटिव को छाट ही नहीं पाओगे। एशिया और दक्षिण अमेरिका, नोट डाउन करेंगे। एशिया और दक्षिण अमेरिका। और एशिया की बात हो, एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो चाइना, सेकंड में अपना इंडिया, नोट डाउन करेंगे। और विश्व में एशिया में और दक्षिण अमेरिका में। 56 लेंगे, जब एक देश पर दूसरे देश का दबदबा, जी हाँ, और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? मैंने कल एक पेपर लिया था, इस पेपर में इसे क्वेश्चन बना दिया गया था। ऑप्शन वो दिए, सो औपनिवेशीकरण कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर को कर लो, सीटेट इजी गोइंग हो जाएगा, एसएसटी इजी गोइंग हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आओ, सीटेट कोई हवा नहीं, काफ़ी आसान सब्जेक्ट है, कर लोगे। और किसी के मोटिवेशन पे मत आओ। जी हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने पेपर सेकंड फर्स्ट बार में अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। जी हाँ, और मुझे सब्जेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर डिफाइनेशन ज़्यादा पसंद था, उससे मेरे इंटरनल मेमोरी में काफ़ी कुछ सेट हो गया था। और मैं किसी क्लास को ज्वाइन करने से ज़्यादा मैं क्वेश्चन क्लास करता था, जहाँ पे स्टूडेंट के साथ मुझे मिलता था। जी हाँ, और काफ़ी कम समय के अंदर। तब देखो औपनिवेशीकरण क्या है, एक तो आर्थिक सामाजिक दबदबा ही औपनिवेशीकरण कहते हैं, आपके इंटरनल मेमोरी में सेट हो जाएगा। अब देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य का धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाके बैठना? तो उसे हम कहते हैं उपनिषद। गौतम बुद्ध का जीवनी से ये लिया गया है, गुरु के पास बैठना, ज्ञान लेना, इसे हम उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। किस काल में कर प्रथा विशिष्ट महत्व था? एक तो 1/6 कर लिया जाता था, नोट डाउन करेंगे। और सबसे ज्यादा था महाजनपद काल में, कर की व्यवस्था ज्यादा थी और 1/6 कर लिया जाता था। कितना? 1/6। भारत में मुंडा जाति, जी मुंडा जनजाति किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा से याद करना, ये झारखंड से छोटा नागपुर। अगर छोटा नागपुर की जगह यहाँ पे झारखंड हो तो आप झारखंड देना, नोट डाउन करना। मुंडा जनजाति झारखंड से है और छोटा नागपुर से है। 60 लेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य की ओर चारों ओर घूमना। अरे यार, क्वेश्चन ही घूम रहा है, क्वेश्चन ना घूमे भाई, पृथ्वी घूमे। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, एक तो ग्रह का मुख्य सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे परिक्रमण कहेंगे। क्या कहते हैं? उसे परिक्रमण कहते हैं। और इन क्षेत्रों को कक्षा कहते हैं, जिसके बीच घूम रहा होता है, हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। 61 लेंगे, जी हाँ, चेक करते हैं। अल्टलांटिक महासागर के विषय में कथन को चुनिए। तो यह तो ऐसा आकार का है, अल्टलांटिक महासागर मान सकते हैं। इसकी तट रेखा सरल रेखीय व निर्बाध करता, सरल रेखीय नहीं मान सकते हैं। यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर, ये भी है कि व्यापार की दृष्टि से ये काफी व्यस्त है, यह भी हम मान सकते हैं। ए और सी ऑप्शन थर्ड, नोट डाउन करेंगे। अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? ईदगाह नहीं, खान सूफी संतों के मकबरे को क्या कहते हैं? ईदगाह, ये खानगाह, इबादत गाह, ये तीनों बिल्कुल नहीं, इसे हम दरगाह कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल है? पूरा पाषाण काल है भीमबेटका, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। और यहाँ पे चित्र काफी चित्र मिला था, शैल चित्रकला भीमबेटका से ही मिला था, शैल चित्रकला। नोट डाउन करेंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल इतिहास का सबसे लंबी काल है, पूरा पाषाण काल, जिसका 90% इतिहास का कोई साक्ष्य लिखित वर्णन नहीं मिला है, और सबसे पुराना काल है पूरा पाषाण काल। नोट डाउन करेंगे।
64 मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो कलिंग के युद्ध में अशोक ने लड़ाई को छोड़ दिया था। तो कलिंग कहाँ पे है? कलिंग उड़ीसा के अंदर है। एक तो कलिंग के युद्ध में अशोक ने लड़ाई को छोड़ दिया, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि अशोक किस लड़ाई में अपना युद्ध को छोड़ दिया। उसने कलिंग के युद्ध में अपना युद्ध को छोड़ दिया। उसने देखा इतने लोगों की हत्या, लोग मरे पड़े हैं, खून है, अब ये लोग तो जिंदा नहीं हो सकते। थोड़ा सा इमोशनल हो गया, संवेग उन्होंने खो दिया, और वो अभी कलिंग उड़ीसा में है। नोट डाउन करेंगे कहाँ पे है? उड़ीसा में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मानचित्र को समझने का सर्वव्यापी भाषा क्या होगा? अब देखो, मानचित्र को समझने का सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्र, वर्णमाला, विषय नहीं, रूढ़ चिन्हों के द्वारा। यानी कि यहाँ सिंबल्स की बात हो रही है। मानचित्र को समझने का सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है सिंबल्स, जिसे हम रूढ़ चिन्ह कहते हैं। इन द सेंस, एग्जाम्पल लेते हैं। आप मैप में ये दिखा रहे हो कि ये गोल ब्लू प्रिंट वाला कोयले का खदान है और ये रेल की पटरी है। अब आपको मैप में हर जगह कोयले के खदान लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस डॉट से बंदा सोच लेगा ये रेल की पटरी है, कोयला का खदान यहाँ पे है। आप इसको डिसाइड कर दे कि ये पहाड़ है, तो आप ये यहाँ पहाड़ है, और मैप भी अच्छा देखने में आकर्षित बनेगा और देखने में अच्छा लगेगा मैप। नोट डाउन करेंगे। 66 लेंगे। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देगा? जी, विविधता इन द सेंस बहुभाषिकता की बात हो रही है। पेडागोजी, पेडागोजी कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, लास्ट टाइम में भटकना मत। एसएसटी का पेडागोजी 20 नंबर का आता है, और एसएसटी का पेडागोजी को कम भी मत सोचना। नोट डाउन करना, कम भी मत सोचना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक लाइक, एक कमेंट, मैं तो इसका रेशियो को देखूंगा, फिर अगला वीडियो मैं बनाने का सोचूंगा। इसका रेशियो मैं चेक करना चाहता हूँ, लाइक और कमेंट्स और शेयर का। जी हाँ, मुझे भी इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, आप मेरा साथ दो, मैं आपके लिए जी जान लगा रहा हूँ, तो आप मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करो कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाना जिनको कोचिंग्स लेने में प्रॉब्लम है, पेड क्लासेस लेने में प्रॉब्लम है। इन लोगों को सपोर्ट करो, ऊपर वाला भी देख रहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। जी हाँ, 66 लेते हैं। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देगा? विविधता इन द सेंस बहुभाषिकता, माने इन द सेंस क्या कह सकते हो, मल्टी सांस्कृतिक चीजें विविधता है। कोई कल्चर में डिफरेंस है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग धर्म, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, उसी की बात हो रही है। अपनी मातृभाषा में बोलना, ये तो होगा। अपने त्योहारों को मनाना सांस्कृतिक चीज नहीं है, ये ऑप्शन 1 मान सकते हैं। अगर यहाँ पे सांस्कृतिक होता तो अपने त्योहारों को मनाना, ये ऑप्शन 2 लेते हैं। अपने गांव में जाना, रेलगाड़ी का यात्रा करना, यह भी नहीं। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से आपको मूव किया जाएगा क्वेश्चंस में। सेम क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देगा? तो सांस्कृतिक विविधता को अपने त्योहार को मनाने, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन सांस्कृतिक नहीं है, सिर्फ विविधता है, मतलब डिफरेंसेस है, तो सॉरी, ऑप्शन 2 ही होगा दोस्तों, क्योंकि बहुभाषिकता पे बात नहीं हो रही है। अपने त्योहारों को मनाना ही विविधता है, क्योंकि कोई भी बंगाली, उड़ीसा, कोई कर्नाटक, कोई केरल के लोग हैं, तो विविधता है, तो त्योहारों को मनाना ही विविधता है। नोट डाउन करेंगे, बहुभाषिकता पे बात नहीं हो रही है। नोट डाउन करेंगे, विविधता है, बहुभाषिकता पे बात नहीं हो रही। बहुभाषिकता होगा तो ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग टू विविधता है। नोट डाउन करेंगे। और इस क्वेश्चंस को और मूव भी किया गया है। यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता होती है, लेकिन शॉर्ट में कर दिया गया, क्या करोगे आप? अब आप देख लो, सांस्कृतिक विविधता हो तो त्योहार, और अगर बहुभाषिकता या विविधता, इसे हम यह भी मान सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। इन दो पे आप सोचो और मुझे कमेंट करके बताना। जी हाँ, सोच के बताना। 67 भूमि की एक सकड़ी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूसंधि कहते हैं। और दो जल की पट्टी को जो मिलाते हैं उसे हम जल संधि कहते हैं। जी हाँ, भूसंधि कहते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? भूमि की बात पूछा जाए, दो चीजों, दो भूखंडों को जोड़ना, तो भूसंधि कहलाती है। और अगर जल की बात कहे तो उसे जल संधि कहते हैं। 68 2012 निम्नलिखित में से आप किस प्रकार से लिखोगे? एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा था, बीसीई को आप क्या लिखोगे? जैसे बिफोर कॉमन इरा कहते हैं बीसीई को, बिफोर कॉमन इरा। अब ये कह रहा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, कि बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। अब 2012 को आप कैसे लिखोगे? बीसी तो लिख नहीं सकते हो, ईसी भी नहीं लिख सकते हो, एडी 2012 लिखोगे। क्या लिखोगे? एडी 2012। नोट डाउन करेंगे। काफी देशों में एपी भी चलने लगा है, लेकिन एनसीईआरटी के पैटर्न पे आपको चलना है। क्या कर सकते हो, आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है। एक मजबूरी पे एक बात कहता हूँ, मजबूरी पे नोट डाउन करना, दोनों कानों को खोल के सुनना। बृहस्पति का उपग्रह सबसे ज्यादा था, लेकिन 2019 में एक सर्वे हुआ
और 20 ग्रह और मिला है इनके, और जो चारों ओर रेन होता है, शनि शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, रेन एसिड है। 20 ग्रह और एड ऑन हुआ है 2019 को, 2019 को 20 ग्रह और एड ऑन हुआ है और इसकी संख्या हो गई 82। तो एनसीईआरटी पे अभी तक बृहस्पति का उपग्रह सबसे ज्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च 82 शनि का उपग्रह सबसे ज्यादा है, बृहस्पति पीछे रह गया। अब क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी में एडिट नहीं होगा। अब मुझे भी एक कंफ्यूजन है कि आंसर आप किस में दोगे, नया शोध पे दोगे या एनसीईआरटी पे दोगे, और उन्हें आप प्रत्यक्ष किस पे दोगे, मुझे ये इन चीजों पे मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप जरूर कमेंट करना, नोट डाउन करना, कमेंट जरूर करना। अब देखो, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है, जैव मंडल। तो जैव मंडल में उपयुक्त कथन का जरूरी ही क्या है, भूमि जल वायु पौधे और पशु, ये जैव मंडल में हमें मिलेगा। अब इसमें सोचने का क्या जरूरी है इतने इजी क्वेश्चंस में। 70 लेंगे। निम्नलिखित में से कहा निम्नलिखित में से कहा सभी अक्षांशों पर दोपहर का, मतलब दोपहर इन द सेंस आफ्टरनून, नून की बात हो रही, सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक सीधी और ऊपर चमकता है, तो किस जगह पे है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पे है। नोट डाउन करेंगे, केवल 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 तो आप काट ही दे, कर्क और मध्य रेखा के बीच में। कर्क रेखा और मध्य रेखा यानी कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का डिवाइड करते हैं, तो कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में सूर्य एक बार सीधी और चमकता है। नोट डाउन करेंगे। 71 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीप महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है। नोट डाउन करेंगे, महाद्वीप की बात हो रही है और महाद्वीप को आप दर्शाओगे और इनका क्षेत्र को दर्शाओगे, उनका इलाका। मैंने कहा था इलाका किनका होता है, नेताओं का होता है। किनका होता है, कुत्ते का इलाका नहीं, नेताओं का भी इलाका होता है। इसे हम विश्व का राजनीतिक मानचित्र कह सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज को एक्सप्लेन कर दूं, एक होता है राजनीतिक मानचित्र, एक होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में आप जंगल, पठार, पर्वत, इन चीजों को, भौतिक चीजों को आप दर्शाओगे। नोट डाउन करना। राजनीतिक मानचित्र में किसी भी, जैसे कि इस पोरबंदर का क्षेत्र हो गया, इसका ये क्षेत्र हो गया, उसे आप राजनीतिक मानचित्र में दिखाओगे। नोट डाउन करना, राजनीतिक मानचित्र में आप दिखाओगे। नोट डाउन करना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भौतिक मानचित्र में क्या है, पर्वत पठार को आप दिखाओगे। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में आप किसी भी जिला, राज्य, नगर को दिखाओगे, किसी भी जिला, राज्य, नगर को दिखाओगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र को दिखाओगे, यानी कि इलाका सिर्फ कुत्ते का नहीं, नेताओं का भी होता है। मन मन में बोलना, कोई सुनना दे। विश्व का राजनीतिक मानचित्र ही आपका क्षेत्र को दिखाता है कि ये क्षेत्र इस पोरबंदर का है, ये हिंदुस्तान का क्षेत्र, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। नोट डाउन करेंगे। 72 लेंगे। 72 राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, चेक करते हैं। ऑप्शन 1, इसमें अधिक लंबी पाठ सामग्री शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ सामग्री को याद करने में बच्चे को कठिनाई होती है। अरे भाई इतना लंबा पढ़ा के तब स्टूडेंट को भी बोर कर दोगे, याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 2, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करना चाहिए ताकि फिर से याद, आगे पढ़ो वह टाइम बचेगा। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। ये तो हम मान सकते हैं कि सामाजिक समूह इससे रिलेट हो सके, ये तो हम मान सकते हैं। ऑप्शन 4, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुमान नहीं करना चाहिए। अब ये मैंने विशेषता एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3, इसे ऐसा होना चाहिए जो इंटरकनेक्टेड हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। बात वहां पे इतना घुमा के पूछ दिया गया क्वेश्चंस को। 73 प्रथम पीढ़ी के अधिगम करता। प्रथम पीढ़ी इन द सेंस में कॉन्सेप्ट को समझो, प्रथम पीढ़ी कहते किसे हैं। अब किसी का दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसका बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में गया और पढ़ने लिखने का कोशिश किया। तो जो फर्स्ट टाइम दादाजी नहीं पढ़े लिखे थे, पिताजी नहीं थे, और उनका जो बच्चा आज अधिगम ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। समझ में आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पीढ़ी कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में
अपने बच्चे की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। करेगा ही, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं साहब। हमारा बच्चा पढ़ने आ रहा है, आप उसको देख लो, आप माई बाप हो, गुरु हो, बस आपके ऊपर ही है हमारा बच्चा पढ़ लिख ले। वो लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो काफी इनोसेंट टाइप के लोग होते हैं। नोट डाउन करना। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? चेक करते हैं ऑप्शन 1 को। उन्हें पूर्ण शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। ऑप्शन 2, उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन 3, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि आपके बच्चे के बारे में उसका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम तसल्ली भी उन्हें नहीं देंगे। उन्हें घर पे विभिन्न प्रकार के अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। समृद्ध वातावरण एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। 74 लेंगे। 74 दोस्तों, 60 क्वेश्चंस को काफी कम समय में खत्म करूंगा, चिंता मत करना। मौसमी उपकरण के द्वारा मौसम संबंधित सूचना को एकत्र करने का उदाहरण क्या है? अब मौसमी उपकरण इन द सेंस बात हो रही है कि जो उपकरण इन द सेंस क्या कह सकते हो उसे, मशीन्स की बात हो रही है। अब मौसम का सूचना को आप कलेक्ट कर रहे हो, ये क्या है? ये प्राथमिक आंकड़ा है दोस्तों। सूचना एकत्र करना मौसम का सबसे पहला प्राथमिक आंकड़ा है, नोट डाउन करेंगे। 75 लेंगे। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है। वस्तुनिष्ठ इन द सेंस ऑब्जेक्टिव टाइप, वैकल्पिक टाइप। 4 ऑप्शन है। भारत का राजधानी कहाँ है? पटना, लखनऊ, दिल्ली और गुजरात। मतलब एक ही ऑप्शन रहेगा, दिल्ली। तो उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ। आप जो सीटेड भी देते हो, ये वस्तुनिष्ठ है, नोट डाउन करेंगे। लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पे संख्या है। अब ये शिक्षिका को डाउट भी है कि हाँ, वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप तो पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उस तरह से। इस प्रकार का आकलन विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अब क्या करोगे आप? मानवीकृत परीक्षण का प्रयोग। मानवीकृत परीक्षण का प्रयोग यह हम कह नहीं सकते हैं, आगे चेक करेंगे। एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का उपयोग, बिल्कुल सही, ये तो हम करेंगे। यह पता लगाने के अन्य शिक्षक क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल पता नहीं लगाएंगे कौन सा शिक्षक क्या करते हैं। प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, यह भी हम नहीं करेंगे। और मानवीकृत इन द सेंस, कभी भी हम मानक रूप से कोई भी चीज बच्चों के लिए नहीं करते हैं, एक चीज को नोट करना। और परीक्षण है, परीक्षा का नेगेटिव टैग वर्ड भी है, नोट डाउन करना। 76, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पे बल देगा। किस पे देगा? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, ये तो हम मान भी सकते हैं। मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा, ये ऑप्शन को कौन बनाया पता ही नहीं। ऑप्शन 4, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन है, जो कि शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों में आप करते हो। और मूल्यांकन का बेटा का नाम है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। मूल्यांकन पिता का नाम है, इन द सेंस मूल्यांकन बड़ा है अपेक्षा अवलोकन के, नोट डाउन करना। 77 दोस्तों, लाइक होना चाहिए वीडियो में, और एक शेयर होना चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 77 लेंगे। सामाजिक विज्ञान को बच्चे को डैश के साथ लैस करना चाहिए। लैस इन द सेंस परिपूर्ण, नोट डाउन करना। मैं मैं हजार क्वेश्चंस में मैं लैस शब्द को मैंने कर दिया, और इस बार सीटेड में अगर लैस वर्ड आए ना, तो लैस करके मत आ जाना, आपको मेरी याद आएगी, कल लैस वर्ड को देख लोगे। जी हाँ, तो सामाजिक विज्ञान को बच्चे को डैश के साथ लैस करेंगे। चेक करते हैं ऑप्शन 1 को। जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने का योग्यता, बिल्कुल नहीं कि जेंडर के हिसाब से नियम को पालन करवाएंगे। सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, ये तो और नहीं कराएंगे। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का योग्यता, ये तो हम मान भी सकते हैं। सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, बिल्कुल गलत, बचाव करने का योग्यता नहीं। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का योग्यता, कि बच्चा इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्र रूप से चिंतन करे। जी हाँ, 78 लेंगे। सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आकलन। जी, योगात्मक आकलन एक में 51 विद्यार्थी है। योगात्मक आकलन किसे कहते हैं? जो आप एग्जाम वगैरह होता है उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन जो क्लास के अंदर ही होता है। जी, आसान शब्दों में 20 सेकंड में आप समझो। योगात्मक आकलन उसे कहते हैं
जो कि एग्जाम टाइप का एग्जाम होता है। जी हाँ, योगात्मक आकलन है। आप देखेंगे 51 आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। अब ये थोड़ा सा स्टैटिक्स है, अब इसमें यह सुझाव देता है। अब इसे बहुत आसानी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 51 विद्यार्थी का मध्य अंक 36 है, 36 है। नोट डाउन करना, कितना है? 36 है। तो ये सुझाव क्या देगा? तो 51 बच्चे का मध्य अंक अगर 36 है तो सिंपल सा अधिकांश विद्यार्थी का अंक 36 से नीचे है, तो मध्य अंक 36 से नीचे, अधिकांश विद्यार्थियों का 36 से नीचे। दूसरा ऑप्शन 2, 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर है। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर है। अधिकांश विद्यार्थी 36-46 के बीच अंक प्राप्त किए हैं, 36 और 46 के बीच। तो 36 मध्यांक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 51 36 5 और यहाँ पे 4 3 1 माने 15। ठीक है, आगे चेक करेंगे। उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे बात ये हो रहा दोस्तों कि 51 का विद्यार्थी था, उसका मध्यांक 36 है। इन द सेंस 51 विद्यार्थियों की कक्षा में उनका मध्यांक 36 है। तो ये सुझाव क्या देगा? अधिकांश विद्यार्थी के अंक 36 है, तो अधिकांश विद्यार्थी का अंक मध्यांक अगर 36 है तो इसके अधिक है। चलिए, 25 विद्यार्थी के अंक 36 के बराबर या इसके ऊपर है, तो 51 था तो यानी कि मध्यांक 36 है, तो 25 विद्यार्थी के अंक 36 के बराबर, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 होगा। अब बात को समझो, 51 विद्यार्थी का मध्य अंक कितना होगा? मध्य अंक यानी कि 25 इधर 25 इधर, ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट 26 नंबर आएगा। ठीक है, अभी ये बात यही पे हो रही है, 25 विद्यार्थी का अंक 36 के बराबर या इसके ऊपर है, तो 25 इधर आपका सिंपल सा ये 51 आपका डेटा है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। 51 बच्चे हैं तो मिडिल पॉइंट क्या होगा? यानी कि 26 मिडिल पॉइंट होगा, 25 बच्चे इधर 25 बच्चे इधर, एक बीच में। ठीक है, और मध्यांक कितना था? मध्यांक 36, यानी कि इस बच्चे का बीच में 36, यानी कि इतने से बच्चे 36 से ज़्यादा नंबर लाए होंगे और 25 बच्चे 36 से कम नंबर लाए होंगे। समझ गए हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाती है सर्किट? इन क्वेश्चनों से डरना मत। ठीक है, माइंड को शांत कर लेना, बन जाएगा। 79 लेंगे सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ पेडागोजी देखो, पेडागोजी कहीं नहीं मिलेगा, मैंने भी देखा था अपने टाइम में, मुझे भी नहीं मिला था। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए चेक करते हैं। कक्षा में हाल ही हुई चर्चा के बारे में कौन सा तत्व सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? इन द सेंस बात ये हो रहा है, कोई भी आप चर्चा किए हो मतलब हाल में ही, और उससे आप क्या रिलेट करोगे, ये देखो सबसे ध्यान देने वाली बातें। विद्यार्थी सीधे ही अपने सहपाठी से प्रश्न करने लगे थे, ये तो करेंगे भी, लेकिन आगे चेक करेंगे। विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों के बीच ही टोकना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आगे चेक करेंगे। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। चलिए और आगे चेक करेंगे। विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया, ऑप्शन 4। जी हाँ, इस चीजों को देखेंगे कि एक विद्यार्थी अपना सह विद्यार्थी से यानी कि सहपाठी के बात सुनने से मना क्यों कर दिया। हर किसी का विचार है और हर किसी का विचार को सुनेगा तो बच्चे का विचार डेवलप होगा। नोट डाउन करेंगे। बात यहाँ पे ग्रुप लर्निंग की हो रही थी, ग्रुप लर्निंग से क्वेश्चंस को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सर्पिल पाठचर्या, जी हाँ, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना, बिल्कुल सही, इसे हम सर्पिल कहते हैं। इन द सेंस बात को समझिए, गहन समझ इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, साथ साथ एक समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण, संधारण इन द सेंस जो कॉन्सेप्ट है वो लंबे समय तक उसके माइंड में सेट हो जाए, इसे ही हम सर्पिल पाठचर्या कहते हैं। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 लेंगे। अभिवृद्धि यानी कि अभिवृद्धि और मूल्यों का आकलन करते समय क्या चेक करेंगे? इन द सेंस अभिवृद्धि का इन द सेंस एटीट्यूड, अभिवृद्धि को क्या कह सकते हैं? 81 एटीट्यूड्स। अच्छा, अभिवृद्धि, हमको लगा अभी मोटिवेशन है, मोटिवेशन नहीं है। अभिवृद्धि इन द सेंस एटीट्यूड की बात हो रही है। मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विवरण का संकेत को अधिभार दे सकते हैं? चेक करेंगे। दूसरे के विचारों को निष्क्रिय, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? शिक्षक को निम्नलिखित में से किस, हाँ बिल्कुल सही, शिक्षक प्रश्न पूछने को स्वतंत्र महसूस करेगा। दूसरे बच्चे के साथ श्रेय साझेदारी ना करना, ये नहीं है। रोजाना शिक्षक का अभिवादन करना, बिल्कुल नहीं है। इतना लंबा कोर्स पता नहीं ये लोग क्यों बनाते हैं।
प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना कि जितने भी बच्चे हैं वो क्वेश्चंस पूछे, उन क्रिटिकल थिंकिंग करें। और एक बात और सुनना, जितना बच्चा क्वेश्चंस पूछेगा उतना ही आपका अधिगम सक्सेस होगा। नोट डाउन करना। 82 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिक मूल्यांकन के सुझाव नहीं है? क्या है? नहीं है। नेगेटिव फॉर्मेटिक असेसमेंट की बात हो रही है। चेक करते हैं। स्रोत आधारित विश्लेषण, ये तो मान सकते हैं। मॉडल चार्ट भी मान सकते हैं। अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, यह भी मान सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 को हम नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते, ये देखिए। देखो, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का ही उपयोग नहीं करते हम लोग। अप्रामाणिक मापों का भी यूज करते हैं मैथ में, हाथों से, उंगलियों से और एग्जाम्पल से, बाल साहित्यों से। टीएलएम में प्रामाणिक नहीं, अप्रामाणिक स्रोतों से भी हम संसाधनों से बच्चे को पढ़ाते हैं। जी हाँ। 83, इसमें काफी बच्चे भूल करते हैं, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो इसको मैं ट्रिक दूं, ट्रिक के साथ करना पसंद करोगे कि मैं ऑप्शन पढ़ूं? मैं आपको ट्रिक ही दे देता हूं। सामाजिक विज्ञान में समाज शास्त्र कभी नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे। समाज शास्त्र आ गया, आप उसे काट दो। समाज शास्त्र होता ही नहीं है। सोशल साइंस होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, शास्त्र नहीं होता है। सिंपल सा। आज सामाजिक विज्ञान में इनबिल्ड क्या है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और अर्थशास्त्र भी है। नोट डाउन करेंगे। क्या है? अर्थशास्त्र भी है, लेकिन समाज शास्त्र नहीं होता। नोट डाउन करेंगे। समाज शास्त्र नहीं होता है। सामाजिक विज्ञान मान सकते थे, लेकिन शास्त्र नहीं मानेंगे। 84, जीवन की उत्पत्ति यानी कि विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। विकास के लिए भ्रमण क्यों करना चाहिए? चेक करेंगे। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए बिल्कुल नहीं। अब मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ, इसके लिए पुरातत्व संग्रहालय आप जाएंगे, म्यूजियम में आप देखोगे लोग पहले कैसे जीवन जीते थे, कैसे खाते थे, क्या मिला था अनाज, औजार क्या था, उसके औजारों में क्या था। पहले पत्थर के औजार थे, फिर लोहे के औजार थे। इस तरह का चीज को देख के आप जीवन की उत्पत्ति और विकास के शिक्षण के हेतु आप भ्रमण का योजना बना सकते हो। चिड़ियाघर में जाके नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भी नहीं होगा। प्राकृतिक पे नेचुरल से रिलेटेड चीजें होंगी। नोट डाउन करेंगे। 85 लेंगे। डैश के अलावे, यानी कि 3 ऑप्शन तो सही मिलेगा। डैश के अलावे निम्नलिखित कारण सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार का निर्माण करती है, यानी कि 3 चीज तो सही मिलेगा आपको, लेकिन एक गलत मिलेगा। चेक करते हैं। विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देना, विश्लेषणात्मक, चले आगे। वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, यह भी आगे चेक करेंगे। पाठ सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, पाठ सामग्री पे, ठीक है। समाज की आलोचनात्मक समझ का विकसित करना। अरे भैया, आलोचनात्मक समाज को विकसित क्यों करेंगे? नेगेटिव क्वेश्चंस था। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 4। 86 लेंगे। देखो क्वेश्चंस कितना लंबा बनाते हैं ये लोग, और होगा कुछ नहीं। जी हाँ, होगा कुछ नहीं। जितना लंबा क्वेश्चन है, होगा कुछ नहीं। लोकतांत्रिक राजतंत्र को पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज और राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित कर रही है। किसी विशेषज्ञ को, इससे पहले विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत कर रही है, बातचीत करे। शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस साझेदारी के साथ बात करना चाहिए? इन द सेंस, किसी को बुला रहे हो आप और राजनीतिक विज्ञान के टॉपिक पे कुछ करने के लिए, उससे पहले आप स्टूडेंट को किसके लिए बात करोगे, किस किस टॉपिक में बात करोगे? चेक करते हैं। कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक, इसकी बात तो नहीं करेंगे। इस प्रकरण पर आधारित आकलन का प्रकार, ठीक है, आकलन का प्रकार मान भी सकते हैं। कक्षा के कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, ये भी नहीं करेंगे। इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य अन्य कभी नहीं होगा। यह प्रकरण के आधारित आकलन का एक प्रकार है। नोट डाउन करेंगे। ये क्या है? आकलन का एक प्रकार है। कोई आ रहा है, कोई गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, उससे पहले आप विद्यार्थियों को चेक कर रहे हो किसे क्या उस रिलेटेड आता है। राजनीतिक विज्ञान, स्थानिक कॉलेज के राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ को बुला रहे हो और आप बच्चे को पहले चेक कर रहे हो, यानी कि आप आकलन कर रहे हो। मैंने कहा था जितना लंबा क्वेश्चन है उतना ही आसान तरीके से आपको बनेगा। नोट डाउन करेंगे। पूछो क्यों लंबा क्वेश्चन? इसलिए इजी गोइंग बनता है क्योंकि आपने मूवी में सुना होगा, चोर कितना भी होशियार हो वो कोई ना कोई क्लू छोड़ देता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने वाला कितना भी होशियार क्यों ना हो, कुछ ना कुछ क्लू छोड़ देता है। नोट डाउन करेंगे। 87, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं, वह काफी गुड है, तथा इसके कारण उस कक्षा के सांस्कृतिक विविधता का माहौल भी है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? चेक करते हैं।
आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वो अपनी जनजाति के बारे में बताए और पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के साथ उसे जोड़े, बिल्कुल सही, ये तो सही है। ऑप्शन 2 स्वतंत्र इसको और थोड़ा सा छोटा करना, और जी अब फिट है, ओके। तो ये तो सही है, ऑप्शन 2 स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो बिरसा मुंडा को आप सिर्फ उजागर करोगे, ये कोई तथ्य मुझे तो नहीं लग रहा है। ऑप्शन 3 देखेंगे, विद्यार्थियों से अपने सांस्कृतिक और उसके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान और सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों का क्रियात्मक शोध करने के लिए कहेंगे। तो सबसे मूल्यवान चीजों को और मेन पॉइंट को आप कहेंगे। आदिम जनजाति शिल्प कृतियों और पोशाक को प्रदर्शित करना, ये तो मान ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चंस पे एक बार रीड करें। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है और इस कारण उस कक्षा के सांस्कृतिक विविधता का माहौल भी है। शिक्षक द्वारा इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कैसे, आप यूज कैसे करोगे, मतलब उस विविधता को। ओके, आंसर मिल गया। आदिम जनजाति के विद्यार्थियों को कहना है वो अपने जनजाति के बारे में बताए और पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के साथ उसे जोड़े, रियल लाइफ से कनेक्ट करे। और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ये सबसे ज्यादा व्यापक आंसर है। 88 समाज विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। तो नियामक मानदंड ये किसे करेंगे, प्रासंगिकता को कभी नहीं करेंगे, ये समानता की बात हो रही है, क्योंकि एक मानदंड है, सब लोग इक्वल है, समानता की बात यहाँ पे हो रही है। 89 लेंगे, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर करना। 89 निम्नलिखित में से कौन सी अनुन्वय मतलब पारस्परिक अधिगम की विशेषताएं है, चेक करेंगे। मतलब इन द सेंस इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का अधिगम लर्निंग की बात हो रही है। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, चलिए हम ये तो मान भी सकते हैं। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना आकर्षित होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा। शिक्षक सक्रिय रूप से एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर आदान प्रदान भी करते हैं, यह तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपने शिक्षा को पूरा करते हैं, ये कोई तथ्य ही नहीं है, शिक्षिका काम करते हुए आगे बढ़ रही है। अब देखेंगे कौन सा पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। सीखने का उत्तरदायी विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, यह हम मान सकते हैं कि दोनों के अंदर साझा होता है सीखने का, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच। लेकिन ऑप्शन 3 को चेक करेंगे, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर आदान प्रदान गिव एंड टेक कर रहा है, ये सबसे व्यापक है, क्योंकि आप उसे आदान प्रदान, उसके विचारों को भी आप कलेक्ट करके उसको आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को, काफी व्यापक ये है। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना, फिर से मैं कह रहा हूँ। 90 निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। अब संसद के बारे में आप बताओगे तो किस मुद्दे पे बताओगे और कौन सा होगा। व्याख्यान पद्धति, व्याख्यान तो कभी नहीं दोगे, कहानी पद्धति हम मान भी सकते हैं कि कहानी पद्धति उस व्याख्यान से तो बेस्ट है। ऑप्शन 3 मुद्दे पे सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, सबसे व्यापक ये है कि वाद विवाद आप करवाओ, क्योंकि ग्रुप लर्निंग एक दूसरे से विचारों का इंटरेक्ट करके बच्चे का मल्टीपल रूप सामने आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग सामने आएगा। परियोजना कार्य इससे भी नहीं होगा, ऑप्शन 3। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लो, इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।